10 लाख क्या हम 20 लाख दे देंगे। तो भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बन गए थे और आज राजद की कृपा पे बने हुए हैं। कौन है इनसे संतुष्ट, बताए ना मुझे। क्या इनके विधायकों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा, संभवतः हमारी पीढ़ी को तो अब याद। जनता के बीच जो व्यक्ति जाता नहीं, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव, और सड़क में आज की तारीख में हम लोग के अलावा है कौन भाई? सड़क पे नहीं दिखे भाई आज की तारीख। भाई सड़क पे उतरने का मतलब रवि सिर्फ यही नहीं होता ना कि आप जाएं धरना प्रदर्शन करें, हंगामा ही अगर खड़ा करना है तो रोज हम लोग कर सकते हैं। जदयू के विधायकों से नीतीश कुमार लगातार एक एक करके मिल रहे हैं। आज दूसरा दिन है। चिराग पासवान ने इस बात का दावा किया कि जदयू के विधायक सभी पार्टियों के संपर्क में हैं, और साथ ही जब यह पूछा गया कि आपके भी संपर्क में हैं तो कहे कि वह क्यों नहीं रहेंगे संपर्क में, क्योंकि जिस प्रकार से जदयू के विधायकों को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, ये बातें नीतीश कुमार को नहीं पता है, क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से चुनाव नहीं लड़े हैं। और ऐसे बता दें कि 2004 लोकसभा के बाद वह न विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, न ही लोकसभा का। वह लगातार विधान परिषद के द्वारा वह चुनकर जाते रहे। तो इसी बात को मुद्दा बना करके चिराग पासवान ये बातें कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना जन आक्रोश है, और विरोध भी नहीं है, और कह सकते हैं कि नाराजगी भी नहीं है, आक्रोश है उनके प्रति। इन बातों को चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार उठा रहे थे। साथ ही हाजीपुर पर लड़ने पर उन्होंने साफ कहा कि हमारे पिता के अधूरे सपनों का, कह सकते हैं कि एक बेटा का यह कर्तव्य है कि उनके पिता के अधूरे सपनों को पूरा करे। उसके बाद फिर जिस प्रकार से लाठीचार्ज की बातें आई अभ्यर्थियों के ऊपर, उस पर भी मुखर होकर वह बोलते हुए आए। मगर जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई कि जदयू के विधायक भी संपर्क में है। इससे पहले बता दें कि एक एमएलसी और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी मिलते हुए नजर आए थे दिल्ली में, और इन बातों की खूब खबर है कि लोजपा रामविलास के टिकट पर हो सकता है कि लोकसभा वह लड़ सकते हैं। तो ये बातें थी, और भी तमाम बातें क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन बातों को हम सुनते हैं इस वीडियो के जरिए। कौन है इनसे संतुष्ट, बताए ना मुझे। क्या इनके विधायकों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? क्या इनके सांसदों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? भाई ये बात ईमानदारी से मुझे बताइए। आप सब पत्रकारिता के क्षेत्र से आप लोग आते हैं, जनता के बीच आप लोग भी उतना ही रहते हैं। क्या आप लोग को इस बात का अनुभव नहीं होता कि लोगों में कितना आक्रोश है? और ये आक्रोश शब्द बहुत बड़ा शब्द है भैया। नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर आक्रोश है भाई। और इस आक्रोश का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यमंत्री तो कहीं जाते नहीं। और आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा, संभवतः हमारी पीढ़ी को तो अब याद भी नहीं होगा। 20-22 साल हो गए उनको पिछला चुनाव लड़े हुए। तो जनता के बीच जो व्यक्ति जाता नहीं, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उनको क्या पता। रैली में जाते हैं, इतना बड़ा वो डी बनाते हैं कि जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। और कुछ विरोध के झंडे या विरोध के बैनर्स अगर उनको दिखाई देते हैं तो मन से उनको डांट कर भगा दिया जाता है। भाई आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख का दावा किया था रोजगार नौकरी देने की, जदयू ने 10 लाख और अतिरिक्त कहा। 20 लाख रोजगार को लेकर 13 तारीख को भाजपा का क्या स्टैंड? भाई बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो बनती है ना। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोली चल रही है, तुम 10 लाख तो हम 20 लाख बोलेंगे। ऐसे ही ना बोले थे मुख्यमंत्री जी? कैसे बोले थे वो वीडियो निकाल कर सुनिए। 10 लाख क्या हम 20 लाख दे देंगे। 20,000 दिए, जो बहाली पिछले 3 साल से निकाल कर रखे हुए हैं, कितना 3 लाख के करीब का है, उसको पूरा कर पाए हैं ये लोग। तो सिर्फ ये झूठे वादे हैं। और जनता को कितना भ्रमित कीजिएगा भैया। कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, कितनी बार लोग आपके बहकावे में आएंगे। इस बार बिहार की जनता कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहकावे में पिछली बार भी नहीं आई थी भाई। वो तो भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बन गए थे और आज राजद की कृपा पे बने हुए हैं। अपने सामर्थ्य पे ये मुख्यमंत्री बने हैं क्या? या आज तक कभी बने हैं मुख्यमंत्री अपने सामर्थ्य पर? कभी इसका सहारा, कभी उसकी बैसाखी, उसी के आधार पर ये मुख्यमंत्री बनते रहे। तो जनता ने तो 2020 में भी इनको नकार दिया था। सड़क पे उतरेंगे आप लोग बेरोजगार को लेकर? भाई क्यों नहीं उतरेंगे। और सड़क में आज की तारीख में हम लोग के अलावा है कौन भाई? सड़क पे नहीं दिखे भाई आज की तारीख। भाई सड़क पे उतरने का मतलब रवि सिर्फ यही नहीं होता ना कि आप जाएं धरना प्रदर्शन करें, हंगामा ही अगर खड़ा करना है तो रोज हम लोग कर सकते हैं। पर जनता के बीच में सही में रहना जरूरी है, गांव-गांव जाना जरूरी है।
कल नालंदा का कार्यक्रम है, 8 तारीख को हम लोग का नवादा का कार्यक्रम है, उसके बाद 4 तारीख को हम लोग का सिवान का कार्यक्रम है, 5 को हम लोग का हाजीपुर का कार्यक्रम है। ज़रूरी है बिहार के गांव-गांव तक जाना। मुख्यालय में अगर रहकर अगर सिर्फ धरना प्रदर्शन करके फोटोकॉपी करना है तो वो तो रोज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी करने की ज़रूरत है। सरकार पे दबाव, उनकी जवाबदेही तभी बनेगी। छात्रों को आज बहुत पीट करके भगा दिया गया। यार यही इनकी कार्यशैली बन गई है। इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाइए, पहली बार हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं क्या? निरंतरता में जिसने, और इसमें आप जाति समाज सबको आप ले लीजिए, पासी समाज के लोग उतरे थे ना सड़कों पे, उनको किस तरीके से पीटा गया, छात्रों को किस तरीके से पीटा जाता है। तो कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सी ऐसी जमात है, या फॉर दैट मैटर कौन सा ऐसा जात है जो अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है और उन पर लाठियां चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना किया। एक सवाल है, 13 तारीख को बैठक है बेंगलुरु में और 10 से 14 तारीख तक विधानमंडल का सत्र है। क्या लगता है जो नेता हैं वो अगर जाएंगे तो बाधित नहीं होगा सदन की? तेजस्वी यादव को नीतीश भाई मुझे नहीं पता, बार बार इनकी डेट आगे पीछे, इनका वेन्यू भी आगे पीछे हो रहा है। जो पिछली जानकारी बिहार की बैठक से मिली थी, संभवतः शायद वो हिमाचल की थी, अगर मेरी जानकारी सही है। अब उसके बाद अब कहाँ अगली बैठक हो रही है, नहीं हो रही है, और वो उसी तारीख पे होती है नहीं होती है। बट हाँ, जब सत्र चलता है, मैं इस बात का पक्षधर ज़रूर हूँ, प्राथमिकता सत्र को दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब बड़े नेताओं की उपस्थिति दूसरे राज्यों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर हो, ऐसे में प्राथमिकता बिहार और बिहारियों को दी जानी चाहिए। और उसके लिए सत्र में रहना, उन बड़े नेताओं का, जनता की बातों को सुनना, विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधित्व जनता का कर रहे विधायकों की बातों को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। चिराग जी, आप केंद्र में मंत्री कब बनेंगे? सभी को इंतजार है। भाई इस बात से ना बिहार को फर्क पड़ता है, ना बिहारियों को फर्क पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, ना मुझे फर्क पड़ता है कि मैं मंत्री बन रहा हूँ कि मैं मंत्री नहीं बन रहा हूँ। मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मायने रखता है, और मैं सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। चर्चा तेज है, जुलाई फर्स्ट वीक में बन रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक में बनने की चर्चा तेज है। अच्छा जैसे लास्ट में अच्छा, ये जानकारी आप दे रहे हैं मुझे। एक आखिरी सवाल है, शिमला में जो बैठक हो रही थी, शरद पवार ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में होगा। इसको मतलब नीतीश कुमार को उनका तवज्जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाई मुझे नहीं पता उनको, भाई जिनको बिहार की जनता तजव्वुर अहमियत नहीं दे रही है तो उनको कोई दूसरा कहाँ देगा। भाई देखिए, सिंपल सी बात है ना, जिनको बिहारी नहीं अपना रहे उनको देश कैसे अपनाएगा। पर राजद वाले तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री, भाई उनकी अपनी अपनी विडम्बनाएं हैं, अपनी अपनी, भाई अब उनको उनके साथ सरकार चलानी है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। चिराग जी, आपने कहा कि हाजीपुर का चुनाव आप लड़ेंगे, आपके चाचा भी लड़ने को तैयार है, वो कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे, तो क्या चाचा के खिलाफ? अरे प्रभु, हमको क्या लेना देना, हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, दूसरा कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। चिराग जी, हमने ये बोला कि अपने पिता, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना का उत्तरदायित्व हर पुत्र का होता है। भाई हर बेटे का ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना था, आज उनके जाने के बाद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई हाजीपुर को। अब उसके बाद कौन दावेदारी वहाँ से पेश करता है नहीं करता है, वो उनको चिंता करने की जरूरत है, मुझे नहीं। अरे मेरे सिवा कोई नहीं लड़ेगा, चाचा जी गुस्सा भी जा रहे हैं। चिराग जी, यूसीसी का मामला गरमाया हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है, आपकी क्या राय है? भाई यूसीसी पे अभी आज की तारीख में किसी को अपनी राय देने की जरूरत ही नहीं है। अब किस आधार पर कोई अपनी राय देगा भाई, जब तक वो ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया। अभी तक पता ही नहीं है कि लॉ कमीशन क्या ड्राफ्टिंग कर रहा है। देखिए, यूसीसी एक बहुत गंभीर विषय है, और कुछ लोग जो इसमें भ्रमित करते हैं ना भैया कि इसमें सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोगों को के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है। आप नॉर्थ से लेकर साउथ चले जाइए, वेस्ट से लेकर ईस्ट चले जाइए, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, बोलचाल, हर तरीके की विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। और भारत की खूबसूरती यही है कि हर विभिन्नताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। ऐसे में यूसीसी कैसे लागू होगा, क्या उसकी ड्राफ्टिंग है, कैसे, अगर आप हिंदू धर्म में ही देखें
भाई नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते जाते बहुत तरीके की परंपराएं हैं जो बदल जाती हैं। आप अगर मैरिज लॉ को ही आप देखें या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉ को ही अगर आप देखें, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते जाते बहुत चीज़ें इसमें बदलती हैं। तो कैसे उसका समावेश किया जाएगा यूसीसी में, इन तमाम बातों पर पहले वो ड्राफ्ट सामने आना ज़रूरी है, उस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। अभी तक तो कोई ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं, तो कैसे कोई बोल दे भैया कि हम इसका समर्थन करते हैं, या कैसे कोई बोले कि हम इसका विरोध करते हैं। जब तक वो ड्राफ्ट लॉ कमीशन के माध्यम से सामने नहीं आता, जब तक उस पर चर्चा नहीं होती, जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उसमें हर धर्म का समावेश किया गया है, हर जाति का, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों का, भैया उनकी एक अलग संस्कृति रही है, अलग परंपरा रही है और जो सदियों से रही है, उसका समावेश कैसे किया गया है, इन तमाम बातों पर जब तक चर्चा नहीं होती, किसी का भी समर्थन या असहमति रखना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है।